नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान अब वार्ता में, यानी जो वार्ता होने वाली है इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के साथ, उस वार्ता में लग रहा है कि नहीं जाएगा, क्योंकि ईरान का कहना है कि वार्ता इसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए, यानी अंतिम रूप देने से पहले ही युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है और इस उल्लंघन में अमेरिका और इजराइल दोनों साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब अगर ये युद्ध विराम का समझौता वार्ता ये नहीं शुरू होती है, जो कल से शनिवार को होने वाली थी, अगर ये नहीं होती है तो फिर मध्य पूर्व में, यानी इस पश्चिम एशिया में खाड़ी के देशों में लड़ाई और भीषण होने की आशंका दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरह इस्राइल लगातार लेबनान पर हमले किए हुए हैं और वो कह रहा है कि समझौते में लेबनान का कोई जिक्र नहीं है, अड़ा हुआ है इस बात पर, उसको लेकर अब एक ये माहौल और भी गर्म होता जा रहा है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि लेबनान का जिक्र वहां पर है, उधर अमेरिका की ओर से इस पर ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। दूसरी ओर इजराइल इस बात से भी आशंकित है कि कहीं अमेरिका और ईरान के बीच डील न हो जाए और उसको साइड लाइन कर दिया जाए, किनारे कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस बीच ईरान ने फिर चेतावनी दी है कि लेबनान पर हमला वो ईरान पर हमला माना जाएगा और अभी तक उसने किसी भी जगह वहाँ कोई हमले नहीं किए हैं, लेकिन अब वो खामोश नहीं रहने वाला है। हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद किया गया है, लेकिन ईरान का कहना है कि वो बंद नहीं है, खुला हुआ है, पर खुला केवल ईरान के मित्र देशों के लिए है। और इधर बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर ये बात कही है। उन्होंने एक बयान जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि लेबनान का जिक्र समझौते में नहीं है और वो लेबनान पर हमले करते रहेंगे। उधर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर ज़बरदस्त हमले किए हैं। तो क्या कुछ अपडेट है, पहले उस पर बात करते हैं। लेकिन ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है? क्या अब इजराइल पूरी तरीके से अकेला होने जा रहा है? अगर अमेरिका भी इजराइल से हाथ खींच लेता है, जिसकी संभावना पूरी तरह दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका में इस लड़ाई के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन चुका है, ऐसी स्थिति में मध्य पूर्व की राजनीति किधर जाएगी और क्या होगा इजराइल का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जानते हैं क्या कुछ हुआ है ताज़ा तरीन हमलों में और वार्ता हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। हाँ समीर जी, इस पे काफ़ी ज़्यादा संशय है, वार्ता हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, चूँकि ईरान का कोई भी नेता जो है वो ईरान से बाहर नहीं निकला है। वहाँ की जो समाचार एजेंसियाँ हैं, सरकारी समाचार एजेंसियाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकते हैं इजराइल के, कोई भी वार्ता में शामिल नहीं होगा। संसद के स्पीकर बाक़िर मोहम्मद गलिबाफ और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची वो तेहरान में ही मौजूद हैं और तब तक नहीं जाएंगे इस वार्ता में शामिल होने के लिए जब तक कि लेबनान पर हमले नहीं रुकते हैं। चूँकि जो 10 सूत्रीय कार्यक्रम था जो ईरान ने दिया था, उसमें शर्त थी कि लेबनान पर भी इजराइल के हमले रुकेंगे, वो भी सीज़ फायर में शामिल होगा। तो अगर आप सीज़ फायर तोड़ते हैं, इसका मतलब अमेरिका की जिम्मेदारी पे सीज़ फायर इजराइल तोड़ रहा है, तो हमारा फिर इस वार्ता में भाग लेने का कोई फिर इरादा नहीं है अगर ये रहता है। इधर लेबनान जो है वो बमबारी लेबनान पर जारी रखे हुए है। बुधवार को उसने एक ही दिन में स्ट्राइक्स में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, कम से कम 1150 लोग जो थे वो घायल हो गए। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इजराइल से लेबनान के बेरूत इलाके में 2 मुख्य अस्पतालों को प्रभावित करने वाले ज़बरदस्ती खाली कराने के आदेश को वापस लेने की अपील की है, क्योंकि देश का स्वास्थ्य सिस्टम इजरायली हमलों में घायल हुए आम नागरिकों का इलाज करने में जूझ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का कहना है कि अगर यूएस इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीज़ फायर का पालन न करके कूटनीति खत्म करने की छूट देकर अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए तैयार हैं, तो ये वाशिंगटन की पसंद होगी। इधर नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान के साथ सीधी बातचीत के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जबकि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि युद्ध नहीं रोका जाएगा। इधर जो है वाशिंगटन और तेहरान के बीच होने वाली शांति वार्ता की पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है और व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनके साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद उनके जेरेड कुशनेर शामिल होंगे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो हैं वो इस औपचारिक वार्ता की मेजबानी करेंगे और ये
टीमें जो हैं राजधानी पहुंच सकती हैं। और इधर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत से पहले इजराइल ने इस्लामाबाद ने 2 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। इसके साथ ही अधिकारियों ने शहर में लोगों की आवाजाही कम करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम लागू किए हैं। पुलिस ने पूरे शहर में खासकर रेड जोन के आसपास कई चेकपॉइंट बनाए हैं जहां गाड़ियों की जांच की जा रही है। कई स्कूल और दुकानें बंद हैं और कुछ ही इलाकों में सीमित हलचल देखने को मिल रही है। इधर जो है पाकिस्तान में पूरी तैयारी हो रही है वहां पर कि ये वार्ता होगी, लेकिन और वहां जेडी वेंस जा रहे हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो वार्ता में भाग लेंगे, वहां जहां 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ईरान से कोई प्रतिनिधि अभी नहीं पहुंचा है। और एक दिन पहले ही ईरान के वहां पर जो पाकिस्तान में ईरान के राजदूत हैं उन्होंने जो ट्वीट किया था, जो जानकारी दी थी कि ईरान इस वार्ता में भाग लेगा और कौन कौन आ रहे हैं, उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा था और ये जो शांति वार्ता यानी युद्ध विराम है उसका उल्लंघन कर रहा था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से, फिर वार्ता करने का मतलब क्या है। इधर डोनाल्ड ट्रंप के भी बयान नहीं रुके थे, वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे और इस वजह से अब ईरान ने कहा है कि फिर कोई वार्ता करने का कोई मतलब नहीं है, वार्ता से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हाँ बिल्कुल, ये वार्ता से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है और तब तक नहीं होगा इस वार्ता से कुछ भी हासिल जब तक कि मतलब आप सीज फायर को लागू ना करें। भाई जब 2 हफ्ते का सीज फायर है तो फिर इजराइल किस तरीके से लेबनान पर हमले कर रहा है और ये उसमें शामिल था, जबकि बातचीत में शामिल था, ये साफ तौर पर समीर जी कहा गया है। इधर जो वहाँ की एजेंसियां हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ईरान का कोई भी प्रतिनिधिमंडल जो है वो पाकिस्तान नहीं गया है। और ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसियों ने कुछ विदेशी मीडिया आउटलेट्स द्वारा फैलाई गई उन मनगढ़ंत खबरों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया है कि वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान की यात्रा की है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उसने कल रात जो है एक विश्वसनीय सूत्र के हवाले से बताया कि ना तो विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ना ही संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने इस्लामी गणराज्य छोड़ा है और दोनों वरिष्ठ अधिकारी तेहरान में ही मौजूद हैं, सक्रिय रूप से अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और तस्नीम ने यह भी बताया कि कुछ मीडिया आउटलेट्स की खबर की ईरान की एक वार्ता टीम अमेरिकियों के साथ बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई है, पूरी तरह से झूठ है। और उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका लेबनान में युद्ध विराम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं करता और ज़ायोनी शासन अपने हमले जारी रखता है तब तक बातचीत रुकी रहेगी। असल में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार देर रात इस्लामाबाद पहुंचा था। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी है, उसने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि लेबनान में युद्ध विराम स्थापित होने तक ईरान की अमेरिकी पक्ष के साथ शांति वार्ता में भाग लेने की कोई योजना नहीं है। एक विश्वसनीय सूत्र का हवाला देते हुए दरअसल ये क्या है अब लिंदु जी कि अगर ये सूत्रों के हवाले से खबर देने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर ईरान को वार्ता में हिस्सा लेना है तो पहले ही वो इस बात की जानकारी दे चुका है, वो वहां पर उसका प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा और आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी जाएगी। तो इसमें कोई बहुत एक कह लीजिए कि एक कोई रहस्य वाली बात नहीं है। और ईरान का साफ तौर पर कहना है, पहले जब उसने युद्ध विराम को स्वीकार किया तब भी ट्वीट किया गया, विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने किया। उसके बाद जब शांति वार्ता में शामिल होने की बात कही गई तब भी ईरान के एम्बेसी की ओर से ट्वीट किया गया। लेकिन अब साफ तौर पर ईरान का कहना है कि जिस तरीके से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है वैसी स्थिति में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका युद्ध विराम में की वार्ता में शामिल होने का। बिल्कुल समीर जी, कल रात सैयद अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भाई ये नेतन्याहू का जो मुकदमा है ये शुरू होना है रविवार से। जी हाँ। और रविवार से मुकदमा शुरू होगा, मुकदमा शुरू होते ही अगर सीज फायर लागू हो जाता है तो नेतन्याहू जेल चला जाएगा। हाँ। चूंकि वहाँ उसके खिलाफ मुकदमा है, वहाँ के राष्ट्रपति साहब कह चुके हैं, वहाँ की जो समाधान करने वाली संसदीय समिति है उसने उसको समाधान को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि चूंकि इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है इसलिए समाधान का कोई सवाल ही नहीं उठता, सजा हो जाती तब समाधान का प्रश्न उठता था। तो इसलिए इनको समाधान नहीं मिल सकता, जेल तो नेतन्याहू को जाना ही होगा। वहाँ के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ कह दिया था कि जब से इजराइल बना है तब से नेतन्याहू पहले प्रधानमंत्री हैं जिन
इनके ऊपर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा चल रहा है, इनका जेल जाना तय है, क्षमा इनको नहीं किया जा सकता, तो नेतन्याहू का जेल जाना तय है। यही सब सैयद अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि अगर भाई ये सीज़फायर हो जाएगा तो जेल चला जाएगा। तो देखिए एक बार उनका ट्वीट, उन्होंने ट्वीट भी किया है सैयद अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, और उसके बाद नेतन्याहू का भी बयान सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं, जबकि लेबनान का जिक्र मध्यस्थता करने वाले देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ट्वीट में बाकायदा लिखा हुआ है, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले सैयद अब्बास अराक्ची का वो ट्वीट देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि क्यों जेल जाने वाले हैं बेन्यामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री। वो लिख रहे हैं बाकायदा अपने इस ट्वीट में और कह रहे हैं कि नेतन्याहू का आपराधिक मुकदमा रविवार को फिर से शुरू होगा पूरे क्षेत्र में जिसमें लेबनान भी शामिल है। अगर युद्ध विराम हो जाता है तो इससे उनके जेल जाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अगर अमेरिका नेतन्याहू को कूटनीति खत्म करने की छूट देकर अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहता है तो ये आखिरकार उसकी ही मर्जी होगी। हमें लगता है कि ये एक बेवकूफ़ी भरा कदम होगा, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। तो ये एक अमेरिका के लिए भी बहुत उन्होंने आंख खोलने वाली बात कही है कि उसको अगर अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखना अच्छा लग रहा है तो देखे, और हम उसके लिए तैयार हैं। यानी आप दोबारा अगर हमला करते हैं तो हमने तो अपनी उंगलियां ट्रिगर पर अभी भी रखी हुई है, हम उससे पीछे कहाँ हट रहे हैं। बिल्कुल, वो तो साफ कह रहे हैं कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं, और ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि भाई अगर आप किसी तरीके से इसको सीज़फायर को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर हम तैयार हैं। हमने पूरे युद्ध में नियमों का पालन किया है और नियमों का हम पालन कर रहे हैं, सीज़फायर का हमारी तरफ से नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप तोड़ते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। कल समीर जी जो वहाँ के नए नेता हैं सैयद अयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी, उनका एक जो संदेश है वो जारी किया गया वहाँ के तमाम जो टीवी चैनल्स हैं उन पर, और उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई हम जो हैं, हमारी जनता जो है उसकी जीत हुई है, और अगर ये किसी भी तरीके से इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, यानी दुश्मन जो है, तो हम इसका फिर करारा जवाब देंगे और खून का बदला हम लेकर रहेंगे, ये उन्होंने उसमें साफ तौर पर कहा। और ये भी साफ कह दिया कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उस पर हमारा नियंत्रण बना हुआ है और हमारा इस पर नियंत्रण बना रहेगा, इसको हम ही करते रहेंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। और ये भी जोर देकर कहा कि अयतुल्लाह खामेनी का प्रभाव उनकी शहादत से कम होने के बजाय और मजबूत हुआ है, और उन्होंने कहा कि अयतुल्लाह खामेनी की हत्या के दौरान उनकी मुट्ठी बंद करने की प्रतीकात्मक छवि अब ईरानी लोगों, दुनिया भर के उन कई लोगों के लिए एक प्रतीक बन गई है जो न्याय और सच्चाई की आकांक्षा रखते हैं। तो ये उन्होंने कल बहुत ज़ोरदार तरीके से कहा, और साफ तौर पर कहा उन्होंने कि अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता के खिलाफ लड़ाई में जनता की निरंतर भागीदारी का उन्होंने आह्वान किया, और कहा कि चल रहे थोपे का युद्ध में ईरानी लोगों की स्पष्ट जीत हुई है और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। जी बिल्कुल, तो ये उनका एक बयान आया है वहाँ के सर्वोच्च धार्मिक गुरु जो मुज्तबा खामेनी हैं, और ये उन्होंने कहा है कि किस तरीके से मुकाबला किया गया है। उधर जो बात हो रही है कि ये वार्ता, शांति वार्ता, ये होने भी पाएगी या नहीं होने पाएगी, उस पर आशंका के बादल छाए हुए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कैसे इजराइल ने इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और लेबनान पर हमले लगातार कर रहा है। इधर बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक संदेश जारी किया है और फिर उस बात को दोहराया है कि लेबनान इस युद्ध विराम के समझौते में शामिल नहीं है, जबकि युद्ध विराम समझौते में शामिल है लेबनान। ये हम आपको बताएंगे। पहले नेतन्याहू का बयान सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो। תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. הם גם הביאו לשינוי לקשרים שלנו עם מדינות, קשרים שלא היו בעבר. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי, בר קיימא, בין ישראל ללבנון. ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם. אני כבר הבאתי 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, אני מתכוון להביא עוד. שלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה.
तो ये कह रहे हैं नेतन्याहू कि लेबनान इसमें शामिल है, और जो संदेश उन्होंने किया है उसका जो तर्जुमा है, उसका ट्रांसलेशन है कि उत्तर के प्यारे निवासियों, मुझे आप पर गर्व है, आप पूरी दृढ़ता के साथ डटे हुए हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं है। हम पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए हैं, और जब तक हम आपकी सुरक्षा बहाल नहीं कर लेते तब तक हम नहीं रुकेंगे। और ये उन्होंने ये बात कह रहे हैं नेतन्याहू। लेकिन लेबनान उस युद्ध विराम समझौते में शामिल है, ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। शहबाज शरीफ का वो ट्वीट, जब उन्होंने समझौते के बाद इस ट्वीट के जरिए घोषणा की, बताया पूरी दुनिया को कि दोनों के बीच में, यानी ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम समझौता हो गया है, उसमें बाकायदा लेबनान का जिक्र है। उस ट्वीट को भी हम लोग देखेंगे, उसके स्क्रीनशॉट को। और यह भी कहा जा रहा है, वो बात स्पष्ट हो गई है कि उस ट्वीट की जो स्क्रिप्ट है उसको लिखकर वो व्हाइट हाउस से ही आई थी, और जिसको शहबाज शरीफ ने जारी किया है। ये वो ट्वीट है, और बाकायदा उसमें लिखा हुआ है, जिसको सैयद अब्बास अरागची वही कह रहे हैं कि भाई आप देख लीजिए इसको, एक बार थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि क्या कुछ लिखा है। बाकायदा उसमें लेबनान का जिक्र है कि इमीडिएट सीज फायर दोनों बोथ पार्टीज हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर इफेक्टिव इमीडिएटली। सीधे सीधे उसमें जिक्र है, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, बाकायदा उसमें लिखा है। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि वहां पर लेबनान का जिक्र नहीं है, लेबनान में ये युद्ध विराम लागू नहीं है। उधर कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनसे कहा कि आप लेबनान पर हमले रोक दीजिए, लेकिन उनकी बात भी उन्होंने नहीं मानी। और इसके पीछे बड़ी वजह अमलेंदु जी यही बताई जा रही है कि अमेरिका अब कैसे इजराइल को अकेला छोड़ने की तैयारी कर रहा है, और उसको ये बता भी रहा है, क्योंकि ट्रंप पहले भी कह चुके थे कि हम जो कुछ कहेंगे इजराइल उसको मानेगा। लेकिन अब यहां ट्रंप की भी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की मध्यस्थता कराई है उसको लेकर भी इजराइल बहुत परेशान है, और नेतन्याहू के खिलाफ पूरे इजराइल में एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। बिल्कुल समीर जी, पूरे इजराइल में एक ज़बरदस्त मतलब माहौल जो है नेतन्याहू के खिलाफ भी बना हुआ है, और अमेरिका में भी नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बना हुआ है, और ट्रंप इसीलिए अब काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ रहे हैं। इधर समीर जी, जो अल जजीरा है उसकी एक रिपोर्ट है, और उसकी रिपोर्ट का कहना है कि जो कल हमले किए इसने इजराइल ने लेबनान पर, उसके बाद उसके बेरूत पर हमले तो बंद हो गए हैं, लेकिन दक्षिणी लेबनान जो है उस पर उसके हमले जारी हैं। और उसका कहना यह है अल जजीरा का कि शायद ये ट्रंप ने डांट लगाई है इजराइल को कि तुम रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हो, वार्ता खराब करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए बेरूत पर तो उसने हमले रोक दिए, लेकिन जो दक्षिण लेबनान है उस पर उसके हमले अभी भी जारी हैं। और अभी थोड़ी देर पहले भी उसने हमला किया है, और इधर हिजबुल्लाह ने भी उस पर इजराइल पर रॉकेट दागे, यानी दोनों तब से वो चल रहा है, तो वो नहीं हुआ है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है समीर जी, जो हम लोग ये देख रहे हैं सैयद अब्बास अरागची का ट्वीट, और इसमें ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो है ये शर्तें स्पष्ट थी। और ये बिल्कुल समीर जी, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी CNN को फटकार लगाते हुए यही जो ट्वीट था सैयद अब्बास अरागची का, जो वहाँ की सुरक्षा परिषद का ईरान की, उसका बयान जो था उन्होंने खुद अपने सोशल पे पोस्ट किया, और उसमें बाकायदा था कि 10वें नंबर पे लेबनान का उसमें जिक्र था। और ये उन्होंने स्वीकार किया था कि 10 हमको मिली है, और इन्हीं पर बात होगी, यही कहा गया। तो अब कैसे आप भाग सकते हैं, ये साफ तौर पर है। तो जो कह रहे हैं आप बता सकते हैं बिल्कुल, ये क्या जो कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम की शर्तें स्पष्ट और साफ है। अमेरिका को इनमें से एक चुनना होगा, या तो संघर्ष विराम या फिर इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखना। वो दोनों एक साथ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है, और दुनिया ये देख रही है कि क्या वो अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल करेगा। ये जो सैयद अब्बास अरागची ने लिखा है इस शहबाज शरीफ के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, ये वो है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लेबनान उस युद्ध विराम के समझौते में शामिल है। अब ये अमेरिका के ऊपर है कि वो इसका पालन करता है या नहीं करता, लेकिन अमेरिका तो इजराइल को हमले रोकने से समझाने में नाकाम रहा है अभी तक। इसीलिए
ईरान कह रहा है कि शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक पक्ष एक तरफ एक साथी कह रहा है कि हमने युद्ध विराम कर लिया और दूसरा हमले कर रहा है, तो हम क्यों रोके भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये है। इसलिए तुरंत उसने जो हार्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात थी, हालांकि ईरान का कहना है तो वो तो बंद ही नहीं है, हमारे दोस्तों के लिए हमेशा खुला है, लेकिन वो अमेरिका के लिए भी खुलने वाला था पर तुरंत बंद कर दिया गया कि हम नहीं खोलेंगे। हाँ, वो तुरंत इसीलिए बंद कर दिया गया, ये साफ तौर पे कहा गया कि भाई आप इधर बात कर रहे हैं, उधर आप लेबनान पे हमले करा रहे हैं, आप सीज़फायर आप तोड़ रहे हैं, तो हम क्यों आपके लिए खोलेंगे? ये साफ तौर पर था वो मना कर दिया गया। और जो मित्र हैं उनके लिए खुला हुआ है। मलेशिया का वहां से जहाज निकला है, चीन के वहां से जहाज निकले हैं, रूस के निकले हैं, तो ये वहां से जहाज निकल रहे हैं, पाकिस्तान के निकले हैं। लेकिन समीर जी, कल एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखा था और इजराइल को इंसानियत के लिए अभिशाप कहा था, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा कि भाई इधर एक तो पाकिस्तान जो एक तरफ मध्यस्थता कर रहा है और जब ये तोड़ रहा है सीज फायर इजराइल जो है, उसके बाद ख्वाजा आसिफ इस तरह की टिप्पणी करने, उसके बाद इजराइल ने बहुत कड़ी प्रतिक्रियाएं हो रही थी। अब खबर आ रही है कि वो ख्वाजा आसिफ ने अपना वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया है। लेकिन अमलेंदु जी, ट्वीट डिलीट कर दिया है, पर ख्वाजा आसिफ ने जो चीजें कही उससे ये तो पता है कि इजराइल को लेकर पाकिस्तान के भीतर और वहां आधिकारिक रूप से किस तरह के विचार हैं, किस तरह से उसके बारे में बातें हैं। बहुत गंभीर टिप्पणी की थी अगर वो इसमें है कि ये उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी कि किस तरह जब युद्ध यहाँ शांति हो रही है, वार्ता चल रही है, फिर भी वो मानवता को किस तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहा है इजराइल पर, बहुत ही तल्ख शब्दों में कि पहले गजा फिर ईरान और अब लेबनान, खून खराबा लगातार जारी है और इसके लिए इजराइल दोषी है। तो लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया था, बाद में डिलीट भले कर दिया, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि इजराइल की जो स्थिति है पाकिस्तान की निगाह में वो क्या है। और बहुत महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी ये भी है जिसकी वजह से इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता हो रही है, हमला कर रहा है इजराइल ईरान पर और अमेरिका उसका साथ दे रहा है, लेकिन शांति वार्ता जो हो रही है, युद्ध विराम वार्ता, वो अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है, इजराइल कहीं है ही नहीं। और मध्यस्थता अमेरिका किससे करवा रहा है? पाकिस्तान से करवा रहा है, जो कैंसर बता रहा है इजराइल को, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए कैंसर बता रहा है। वो उससे मध्यस्थता हो रही है। यानी ये एक तरीके से समीर जी इजराइल को उसकी औकात बताने के अब प्रयास कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि तुम हमारे बिना कुछ नहीं हो। ये पहले कह भी चुके हैं कि हम जो कहेंगे वो मानेगा ही, वो तो एक सबऑर्डिनेट। इतना ही नहीं, जब वो जो युद्ध चला था जो 12 दिन का, उसके बाद उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि इजराइल जो है वो कुछ नहीं कर पाता अगर उसके पीछे अमेरिका नहीं होता। चूंकि जब उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति जो है उसको माफ कर दें नेतन्याहू को, तब तो उसी समय उन्होंने कहा था कि इजराइल जो है कुछ नहीं कर पाता, इजराइल कब का मिट गया होता अगर पीछे अमेरिका नहीं होता। तो यही वो बताना चाहते हैं। लेकिन समीर जी, जिस तरीके की बात ख्वाजा आसिफ ने कही थी, ठीक उसी तरीके की बात तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान, और वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब तक इजराइल का विस्तारवाद जारी रहेगा तब तक मध्य पूर्व में स्थायी शांति, स्थिरता और सुरक्षा स्थापित करना संभव नहीं होगा। यहाँ ये बताना जरूरी है समीर जी कि तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य भी है, और आगे वो क्या कह रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं। और ये तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान का ये कहना है, और अब इसके जरिए अब ये समझ में आ रहा है कि कैसे अब इजराइल को लेकर पूरी दुनिया का जो एक विजन है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है पूरी तरीके से। वो कह रहे हैं कि इजराइल को बाहरी हस्तक्षेपों के माध्यम से इस इलाके पर अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को थोपने से रोका जाना चाहिए। नेतन्याहू सरकार युद्ध की आड़ में गजा के लोगों को लगातार अकाल की ओर धकेल रही है, पूर्वी यरूशलेम में पूजा अर्चना की स्वतंत्रता को सुनियोजित तरीके से सीमित कर रही है और वेस्ट बैंक में 2 राष्ट्र समाधान को कमजोर करने के उद्देश्य से हर दिन नए अवैध उपाय लागू कर रही है। इजराइल अब गाजा में जो कुछ कर चुका है उसे ही लेबनान में भी दोहरा रहा है। इससे पहले कि युद्ध विराम का कोई ढांचा ठीक से स्थापित भी हो पाता, लेबनान में इजराइल के लगातार हो रहे हमले, जिनमें बच्चों या आम नागरिकों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जा रही है, सैकड़ों लोगों की जान ले रहे हैं और इस इलाके को एक गहरे मानवीय संकट की ओर धकेल रहे हैं। लेबनान से इजराइल का कब्जा समाप्त करना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अब एक अत्यंत जरूरी और गैर समझौता योग्य प्राथमिकता बन गई है। तो ये
तुर्की के विदेश मंत्री है हाकान फिदान, ये उनका कहना है, और तुर्की नेटो का सदस्य है, महत्वपूर्ण सदस्य है, और उसका ये बयान वो भी तब जब नेटो इस समय पहली बार ऐसा है कि वो इजराइल के साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और अमेरिका भी अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल का साथ बहुत जल्दी छोड़ देगा ये। और लेकिन ये जो विस्तारवादी बातें हैं तो ये बिल्कुल चूंकि अभी तक इजराइल ने जो कुछ भी किया है, और अमलेंदु जी इस लड़ाई के दौरान भी 40 दिन की जो लड़ाई हुई है, ईरान का सबसे ज्यादा जोर लेबनान पर हमले करने में रहा है। उसको लगा कि हम लेबनान को खत्म करके उसको अपने में मिला लेंगे। ईरान पर तो हम हमला करके बहुत कुछ पा नहीं पाएंगे, लेकिन और ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है, पर इजराइल का पूरा जोर जो था लेबनान में था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके सारे दांव जो है वो उल्टे पड़ गए। बिल्कुल समीर जी, सारे दांव उल्टे हुए पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा खतरा जो अब इसके सामने इजराइल के सामने है समीर जी, देखिए नेतन्याहू तो खुद को बचाने के लिए इजराइलियों की भी जान जो है वो आफत में डाल रहा है ना, लेकिन इसके साथ साथ अब खतरा ये है कि अगर अमेरिका पीछे हट गया, और अमेरिका पीछे हट जाएगा, क्योंकि जो ट्रंप तो पहले भी साफ तौर पर एक तरीके से कह चुके हैं कि भाई हमारा तो जो भी कुछ है मामला, यानी कि वो सिर्फ तेल के लिए था, तो तेल का उनका समझौता हो जाएगा ईरान के साथ, और कह दिया जाएगा कि भाई ठीक है इजराइल से तुम निपटते रहो। ईरान फिर इजराइल से निपटेगा अच्छे तरीके से, जमकर मारेगा फिर उनको, इजराइल को। तो अब ये कहां से लाएंगे अपना सामान? अभी जो विजुअल्स तमाम समीर जी आ रहे हैं, खुद इजराइल जो स्वीकार कर चुका है कि उसके कई दर्जन सैनिक जो हैं वो हिजबुल्लाह ने मार दिए हैं, जी हाँ, और 400 से ज़्यादा उसके सैनिक जो है उसमें घायल हो चुके हैं। ये उसने खुद स्वीकार किया है इजराइल ने, और वहाँ जो है वो रो रहे हैं पूरी तरीके से, वहाँ के जो सैनिक हैं, अग्निवीर जो गए हैं इजराइल के लड़ने के लिए, ये सारे विजुअल्स भी आ रहे हैं। तो पिटाई तो इजराइल की ज़बरदस्त तरीके से होगी, लेकिन ये काम खराब करना चाहता है, तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये काम खराब किस तरीके से कर सकता है। बिल्कुल, कि यहाँ पर शांति वार्ता होने नहीं देना चाहता, और यहाँ पर एक अस्थिरता, अनिश्चितता और एक संघर्ष की स्थिति जारी रहे, वो शायद इजराइल चाह रहा है। पूरी दुनिया में अब ये संदेश जा रहा है, और इजराइल ने इस युद्ध विराम के बावजूद किस तरीके से कहर ढाया है लेबनान पर, वहाँ के लोगों को, आम नागरिकों को, जो नागरिक ठिकाने हैं उन जगहों पर हमला किया है, उसको लेकर जो जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के WHO के एक अधिकारी हैं डॉक्टर अबू बकर, उन्होंने कहा है कि मैंने अपने दफ्तर से उन चीज़ों को, उन घटनाओं को देखा है कि कैसे उन पर कहर बरपाया गया। उसको भी सुन लेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में बुरी तरीके से इजराइल घिरा हुआ है, और अब स्पष्ट तौर पर देखने में आ रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका पूरी तरीके से साथ छोड़ दे, हाथ खींच ले, जिसकी कोशिश में वो शुरू से ही लगा हुआ है। अब उसके पास एक बहाना भी होगा कि हमारे कहने पर भी तुम हमले नहीं रोक रहे हो। बिल्कुल समीर जी, अब किसी भी तरीके से अब ईरान पे दोष डाला ही नहीं जा सकता, यानी अब पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल फंसे हुए हैं, और खासतौर से अमेरिका फंसा हुआ है कि अगर भाई तुम इजराइल को नहीं रोक सकते तो तुमने इजराइल के साथ युद्ध में भाग लिया क्यों था। और ट्रंप फंसे हुए हैं अमेरिका में भी, चूंकि वहां भी उनको जवाब देना है। तमाम रिपब्लिकन से वो भी अब ये मांग कर रहे हैं कि ट्रंप जो है बुरी तरीके से फेल हो गए, और इनके जो वहाँ का अनुच्छेद 25 है उसके तहत इन पर कार्रवाई की जाए। ये मांग वहाँ रिपब्लिकन भी कर रहे हैं, डेमोक्रेट्स तो कर ही रहे हैं, विपक्ष तो कर ही रहा है। सत्तारूढ़ दल जिस पार्टी से आते हैं ट्रंप, उस पार्टी के सांसद भी अब ये मांग करने लगे हैं। तो बहुत बुरी तरीके से वहाँ फंसे हुए हैं। तो अगर इजराइल को नहीं रोक पाता है अमेरिका, तो ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी, और ये एक कहा जाए कि सेटबैक जो है अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। अब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल तो पहुंच गया है समीर जी, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहुंचने के बावजूद अगर नहीं पहुंचता है ईरान, तो फिर वार्ता किससे होगी और क्यों होगी और कहाँ होगी। तो पहले यही है कि इजराइल को रोके। तो अगर अमेरिका वार्ता चाहता है तो उसको पहले साबित करना पड़ेगा, जैसा कि ट्रंप ने कहा था कि मैं जो कहूंगा नेतन्याहू वही करेंगे, इजराइल वही करेगा। तो पहले ट्रंप साहब आप ये साबित कीजिए कि आप इजराइल को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, तभी तो आपसे वार्ता का मतलब है, वरना तो वार्ता कोई मतलब ही नहीं है। या फिर आप कहिए कि इजराइल का इससे कोई लेना देना नहीं है, इजराइल से तुम निपट लो, तो इजराइल पर हम हमले जारी रखेंगे, सीधी सी बात है। तो अब ये अमेरिका को तय करना है समीर। बिल्कुल, और ये WHO के जो अधिकारी हैं डॉक्टर अबू बकर, एक बार उनको सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं, किस तरीके से इजराइल ने लेबनान पर हमले किए हैं, नागरिक ठिकानों पर हमले किए हैं।
और ये हमलों को लेकर हालांकि हमले जो इसके जवाब में हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए गए हैं, लेकिन नागरिक ठिकानों पर हमले करना ये इजराइल के खिलाफ जा रहा है। पर इजराइल की ओर से तो लगातार नागरिक ठिकानों पर हमले किए गए, और इजराइल की ओर से ही नहीं, 40 दिनों की लड़ाई में अमेरिका की ओर से भी जमकर ईरान में तमाम नागरिक ठिकानों पर हमले किए गए, चाहे वो स्कूल हों, अस्पताल हों या फिर वहां पर रिहायशी इलाके हों। बहरहाल सुनते हैं डॉक्टर अबू बकर को क्या कह रहे हैं। How I can describe was horrific, very sad, is alarming. My office is in the middle of Beirut, and while I was in my office, actually, I could see in my window, actually, 10 different strikes in front of me, 10 different airstrikes in front of me, and buildings collapsing. And imagine now, those people who are inside in those buildings and those people near me. That's why we said that it was the worst single daily attack, and also casualty when it comes to the casualty. So in my experience, this is the worst attack that and the situation that I have seen during my time. I've been in emergency and WHO, and I think it's unfortunate that we lost so many lives and so many, innocent people were either died or injured into that. So I think it's beyond my imagination, actually. तो ये डॉक्टर अबू बकर कह रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों के सामने 10 अलग अलग हवाई हमले देखे, ये मेरी कल्पना से भी परे है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद बुधवार को लेबनान में इजरायली हमलों की एक लहर ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। तो ये वहाँ पर अब बेरूत में उनका ये दफ्तर है WHO का, वहाँ वो बैठे हुए थे, वहाँ से वो इन हमलों की भयावहता को देख रहे थे, और ये उन्होंने पूरी रिपोर्ट इन्होंने दी है कि क्या कुछ हुआ था उस समय। बिल्कुल समीर जी, ये उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी, क्या हुआ था, उसके विजुअल्स भी उन्होंने जो वो जारी किए और दिखाया कि किस तरीके से उसने हमले किए और कि ये किस तरीके से शांति भंग करना चाहता है। तो ये चीज़ साफ आ रही है। लेकिन कल समीर जी जो आयतुल्लाह सैयद अली मुज्तबा खामेनी, उन्होंने जो अपना संदेश दिया, उन्होंने उसमें 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट कर दी। एक तो उन्होंने कहा कि खून का बदला, शहीदों के खून का बदला हम लेकर रहेंगे, यानी सीज फायर हो या युद्धबंदी हो, जो बदला लेना है वो लिया जाएगा, यानी इजराइल को माफ नहीं किया जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरा, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उस पर ईरान का नियंत्रण बना हुआ है, बना रहेगा, यह भी स्पष्ट कर दिया। उनका जो संदेश था वो वहाँ की जो सरकारी टेलीविजन है उन पर सब पर पढ़कर सुनाया गया, वहाँ की एंकर ने पढ़कर सुनाया, और पूरे देश में जो उसको ज़बरदस्त तरीके से सुना गया, बड़े बड़े LCD स्क्रीन लगाकर उसका हम एक विजुअल देख सकते हैं। और फिर क्या उनका वो, जी बिल्कुल, सुन लेते हैं कि क्या कहा गया है वहाँ के तमाम टेलीविजन चैनलों पर मुस्तफा खामेनी के संदेश को पढ़कर सुनाया गया। एक बार देखते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने इस संदेश में। He gave importance to science, technology, and progress in its shadow. He held a special place for the esteemed families of the martyrs, veterans, and dear devotees. He had valuable and accumulated experiences in various fields, some spanning several decades, and numerous other characteristics that form a long list. These days, some media frequently speak of his art appreciation, and art cultivation. This element, while alone, can create great value for a person's character, and certainly existed in our dear leader. In its true sense and at a high level, seems small compared to his other existential elements and merits. तो ये कह रहे हैं आयतुल्लाह खामेनी, मुस्तफा खामेनी की इस्लाम और ईरान के दुश्मनों द्वारा किए गए सबसे बड़े अपराधों में से एक, और इस राष्ट्र के इतिहास में सबसे भारी सार्वजनिक शोक में से एक को हुए 40 दिन बीत चुके हैं, यानी सैयद अली खामेनी की मौत को। उनके संदेश में उनकी जिक्र किया गया है। यद्यपि शहीद नेता के लिए आधिकारिक शोक अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन दूसरे और तीसरे थोपे गए युद्धों में हमारे शहीदों के पवित्र रक्त का बदला लेने का दृढ़ संकल्प लोगों के दिलों और आत्माओं में जीवित है, जो इसकी पूर्ति के लिए प्रयास जारी रखेंगे। तो ये उन्होंने कहा है कि अपना लंबा चौड़ा संदेश जारी किया है, जो वहाँ के टेलीविज़न चैनलों पर पढ़कर सुनाया गया है कि क्या कह रहे हैं मुस्तफा खामेनी। यानी उसका एक सीधा सीधा मतलब है कि ईरान के खिलाफ जो कुछ किया है इसराइल ने, उसका जमकर बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा इसराइल को। बिल्कुल समीर जी, उन्होंने कह दिया कि बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और जो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, युद्ध विराम हो गया है,
लेकिन सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहे थे वो उसी तरीके से होते जारी रहने चाहिए इस वार्ता के दौरान भी। चूंकि उन्होंने जनता का बहुत आभार व्यक्त किया है और कहा है कि अगर ईरान की जनता हमारे साथ मतलब निज़ाम के साथ खड़ी नहीं होती तो ये उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल था। अगर दुश्मन सीज फायर पे खुद राजी हुआ है करने के लिए तो ये यहाँ की ईरान की जनता जो है उसका ही जो था वो एक तरीके से प्रभाव था, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वरीय आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का व्यावहारिक तरीका जो है एक शक्तिशाली ईरान की प्राप्ति की दिशा में एक अथक प्रयास करना है। तो ये उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें जो कहीं और बहुत लंबा चौड़ा उनका था वो जारी किया गया। उनका जो शुरुआत थी भाषण की वो कुरान की एक आयत के संदर्भ से शुरू हुई। उसमें कहा गया कि निसंदेह हमने तुम्हें स्पष्ट विजय प्रदान की है ताकि अल्लाह तुम्हारे अतीत और भविष्य के पापों को क्षमा कर दे, तुम पर अपनी कृपा पूर्ण करे, तुम्हें सीधे मार्ग पर चलाए और तुम्हें एक महान विजय प्रदान करे। तो ये उन्होंने साफ तौर पर कहा जो सैयद मुस्तफा अली खामेनी ने। समीर जी तो ये उन्होंने संदेश दिया है ईरान के लोगों को। और किस तरीके से बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस पूरे लड़ाई के दौरान जिस तरह से ईरान की जनता सड़कों पर उतरकर अपनी सेना और सरकार के समर्थन में दिख रही थी, उसने इस लड़ाई में ईरान को बहुत मजबूती प्रदान की है। और यही कहना है मुस्तफा खामेनी का कि ये प्रदर्शन अभी भी बंद नहीं होने चाहिए और ये जारी रहने चाहिए, क्योंकि युद्ध विराम हुआ है लेकिन ये युद्ध विराम चलेगा नहीं चलेगा जिसकी संभावना अब न के बराबर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से उसका उल्लंघन समझौता शुरू होते ही शुरू हो गया है। तो अब बहुत कुछ और आईडीएफ यानी जो इजराइल की फोर्स है वहां से और उनके नेताओं से खुद जो बिन्यामिन नेतन्याहू है वही कह रहे हैं कि लेबनान शामिल नहीं है और समझौता है, कभी भी वापस हो सकता है। यानी अमलेंदु जी, अमेरिका और इजराइल इस मामले में बिल्कुल अब अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिका के कहने का कोई असर नहीं हो रहा है और ट्रंप दावा करते रहे हैं कि अगर जो हम कहेंगे इजराइल वही मानेगा। हाँ बिल्कुल, जो ट्रंप दावा करते हैं वो ट्रंप का दावा खोखला हो तो दिखाई पड़ रहा है। और ट्रंप की बात समझिए, जब तो अमेरिका के अंदर भी चीजें चल रही हैं। ट्रंप की बात जेडी वेंस मानने को तैयार नहीं है, जो कि मुख्य वार्ताकार हैं, जो जा रहे हैं उपराष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि लेबनान शामिल नहीं है। ईरान को गलतफहमी हुई होगी। अरे भाई कैसे गलतफहमी हुई होगी ईरान को? जब शहबाज शरीफ पोस्ट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को थैंक यू बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, 10 सूत्रीय ईरान का मिलने की बात कह रहे हैं इसी पर वार्ता होगी। फिर जो सैयद अब्बास अरागची स्टेटमेंट जारी करते हैं ईरान का आधिकारिक, उसको डोनाल्ड ट्रंप तो सोशल पर पोस्ट करते हैं। तो कैसे लेबनान इसमें शामिल नहीं है? तो यानी कि जेडी वेंस भी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं जो मुख्य वार्ताकार हैं। तो आप अगर मुख्य वार्ताकार ही इसमें गड़बड़ करेगा तो वार्ता होगी कैसे? और इसीलिए डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो भी कह रहे हैं कि लेबनान के खिलाफ ज़ायोनी सत्ता की बार-बार की आक्रामकता शुरुआती संघर्ष विराम समझौते का घोर उल्लंघन है और ये धोखे तथा संभावित समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का एक खतरनाक संकेत है। हम लोग उनका ट्वीट देख सकते हैं जो कल रात में उन्होंने डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने ट्वीट किया। ये बिल्कुल मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, देखते हैं अपने ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है। और सीधे सीधे इस जो युद्ध विराम समझौता है उसके उल्लंघन के लिए इजराइल को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की स्थिति भी उसमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही है कि क्या उसमें लेबनान शामिल है या नहीं। ये बात उन्होंने लिखी हुई है कि लेबनान के खिलाफ ज़ायोनी सत्ता की बार बार की आक्रामकता शुरुआती संघर्ष विराम समझौते का घोर उल्लंघन है और ये धोखे तथा संभावित समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी का एक खतरनाक संकेत है। इन आक्रामक कार्रवाइयों का जारी रहना बातचीत को बेमानी बना देगा। हमारे हाथ ट्रिगर पर ही रहेंगे और ईरान अपने लेबनानी भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। लेबनान के खिलाफ ज़ायोनी शासन की नई आक्रामकता शुरुआती संघर्ष विराम का खुले आम उल्लंघन है। ऐसी कार्रवाइयां धोखे और नियमों का पालन न करने का संकेत देती हैं, जिससे बातचीत बेमानी हो जाती है। हमारे हाथ ट्रिगर पर ही रहेंगे। ईरान वही है कि ईरान अपने लेबनानी भाइयों को कभी नहीं छोड़ेगा। वो उसी समय से उन्होंने कहा है, सीधे सीधे ये कहा था सैयद अब्बास अरागची ने भी कि लेबनान पर हमला करने का मतलब है कि ईरान पर हमला करना और उसका उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जैसे अभी तक हम देते रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, ये कहा था साफ तौर पर, ये भी कह दिया था कि अगर ये नहीं रुकेंगे तो हमारे भी ऑपरेशन जो है वो किसी हाल में नहीं रुकेंगे। तो ये साफ तौर पर समझ आता है। तो ये अब देखा जा सकता है समीर जी की जो इजराइल जो है वो किस तरीके से इस वार्ता को भंग कराता है। और ये समझिए जोए कॉइंट का हम लोगों ने सुनवाया था इसी कार्यक्रम में, जो जोए कॉइंट वहाँ के आतंकवाद विरोधी जो उनकी संस्था है उसके चीफ थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उन्होंने यही कहा था कि इस शांति वार्ता को
इजराइल भंग कराएगा, उसका हर मकसद जो प्रयास होगा कि इसको भंग करा दिया जाए, चूंकि इजराइल जो है वो किसी हाल में नहीं चाहता कि युद्ध विराम हो, क्योंकि युद्ध विराम होगा तो वो जाएगा जेल। जी हाँ। और ये भी कहा था उन्होंने कि इसकी फंडिंग जो है वो रोक नहीं होगी, रोक देनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। महत्वपूर्ण उन्होंने कहा था कि ये अभी निगरानी संघर्ष विराम चलेगा नहीं चलेगा, इसको मॉनिटर करने के बजाय इजराइल को मॉनिटर करना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो वो गड़बड़ी होगी इजराइल की तरफ से और खासकर नेतन्याहू की तरफ से। तो बहुत अमेरिका में भी इस इजराइल की भूमिका को लेकर और अमेरिका इजराइल संबंधों को लेकर अब जबरदस्त एक वहां अभियान चल रहा है और लोग इजराइल की मदद के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, लोग इजराइल की मदद के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बड़ी बात जो कही जाने लगी समीर जी, पूरी दुनिया में जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो जियोपॉलिटिक्स का विश्लेषण करते हैं, वो सब ये बात कह रहे हैं कि इस युद्ध में पड़कर अमेरिका ने अपने लिए भारी आर्थिक तबाही मोल ले ली है। और जो सैयद अब्बास अरागची का ट्वीट है वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका ने अपनी बर्बादी तय कर ली है और ये बेवकूफ़ी करना तय कर लिया है तो ठीक है, आप कीजिए अपनी आर्थिक, ये आपको तय करना है। हम हर बात के लिए तैयार हैं, यानी आपकी आर्थिक बेवकूफ़ी के लिए भी और युद्ध के लिए भी हम तैयार हैं। और जैसा कि डॉक्टर मसूद पेजेश्किन ने कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अभी तक तो ये बात समीर जी सिर्फ सेना के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अब वहाँ के राष्ट्रपति साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। और वहाँ के जो सर्वोच्च कमांड मतलब लीडर हैं वो भी कह रहे हैं कि हम खून का बदला लेकर रहेंगे, शहीदों के खून का बदला हम लेकर रहेंगे। तो ये परिस्थितियाँ एक तरफ से साफ से दिखाई पड़ती रहती हैं। जो दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं मोहम्मद अल समरी, और उनका कहना है कि तमाम बयानबाजी के बावजूद यह बात मानी जा रही है कि अमेरिका के साथ होने वाली आगामी बातचीत में ईरान के पास काफ़ी अहम बढ़त है। और अल मासरी जो है, इनका कहना है कि अमेरिका लगभग 6 हफ्तों की जबरदस्त बमबारी के बाद भी ईरान में अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है। वहां की सरकार अभी भी कायम है, उसका प्रॉक्सी नेटवर्क भी सुरक्षित है और ईरान के पास अभी भी मिसाइलें और ड्रोन मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर ऐसी स्थिति में हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वे कई और महीनों तक लड़ाई जारी रख सकते हैं। अब ईरान के पास ऐसी कोई चीज़ है जो 6 हफ्ते पहले उसके पास नहीं थी, और वह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण। ये बड़ी बात जो है ये कह रहे हैं, ये भी एक जो है आर्थिक विषयों के मतलब विश्लेषक हैं दोहा इंस्टीट्यूट के, वो ये बात को कह रहे हैं समीर। बिल्कुल कि अभी तो हॉर्मुज स्ट्रेट नाम का एक उसके पास जो सबसे बड़ा हथियार है, अब वो भी उसके पास है और उस पर कंट्रोल पूरी तरीके से कर रहा है। अब उस पर वो टोल वसूल रहा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन टोल वसूलने को लेकर, नियंत्रण को लेकर ट्रंप ने फिर नाराज़गी दिखाई है, पर ईरान का कहना है कि कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब ये लड़ाई जिस तरफ जा रही है, और ये कहा जा रहा है अमलेंदु जी की जिस तरह से इंटरेस्ट शो कर रहे हैं लगातार स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका, उसको देखते हुए कोई इन दोनों के बीच समझौता हो सकता है और उसमें फिर इजराइल को पूरी तरीके से किनारे कर दिया जाएगा, जैसे युद्ध विराम को लेकर समझौता हुआ है। हाँ बिल्कुल समीर जी, जैसे कि युद्ध विराम को लेकर हुआ, जैसा कि यमन के साथ भी हुआ था। हाँ। यमन के साथ भी हुआ था, समझौता कर लिया था अमेरिका ने, उसमें इजराइल को छोड़ दिया था। और उसके बाद अभी जब हूथियों ने हमले किए तो उन्होंने इजराइल का एक टैंकर भी डुबोया लाल सागर में। तो ये मतलब यहाँ से समझौता करके निकल जाएगा अमेरिका और इजराइल जो अपना भुगतता रहे। क्योंकि भाई देखिए, किसी भी देश के सामने ठीक है ट्रंप की जो है वो पॉलिसी हो सकती है इजराइल की, वहाँ की जो जायोनी लॉबी है उसका दबाव हो सकता है, लेकिन समीर जी किसी भी सरकार के सामने कोई लॉबी काम नहीं करती है। 1 मिनट लगता है सारी लॉबी को ठंडा करने में। सरकारों के पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये लॉबियाँ जो है सब एक झटके में शांत हो जाती हैं। और फिर वो लॉबी और वहाँ की जो अपनी इंडिजिनस लॉबी है, वहाँ की अपनी मूल जो लॉबी है, आखिर वो इतने विरोध में खड़ी है तो उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सवाल तो ये भी है ना। दूसरी बात, पूरा विपक्ष ही नहीं बल्कि आपकी अपनी पार्टी के लोग आपके खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग, सबसे बड़ी बात समझिए कि आपकी जनता, भाई जो लॉबी है उस लॉबी का हथियार बिकेंगे, चलिए तो ठीक है, उस लॉबी को फायदा होगा, जनता को क्या फायदा होगा? तो जनता का तो जिस काम चलना है वो तो ये तेल पहुंचेगा उससे होना है ना। तेल के दाम ऊंचे नहीं हो तो ये लॉबी रोक लेगी क्या उसको? लॉबी के हथियार बिकते रहे और जनता तेल के दाम ज्यादा देती रहे, महंगाई बढ़ती रहे, तो जनता बर्दाश्त करेगी इसको?
तो ये संकट है, तो लॉबी वॉबी किसी काम में नहीं आएगी, वो चाहे जायोनी हो चाहे कोई सी भी लॉबी हो। तो मतलब अमेरिका के सामने संकट बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसे ईरान की एक बात अभी है ना, लॉबिंग की जो बात है, तो इजराइल में जो लोग इसके विरोध में खड़े हैं वो भी तो जायोनी ही है। वो भी तो विरोध में ही खड़े हैं, तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं? वो क्यों विरोध कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा प्रदर्शन वहाँ हो रहे हैं जबरदस्त तरीके से, वहाँ के कई सांसद वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब इजराइल के सांसद जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, युद्ध विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जायोनी जो है, देखिए जायोनीवाद और जायोनी में भी अंतर है। जो जायोनिज्म है वो बड़ा खतरनाक है, जायोनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि जायोनी तो पश्चिमी एशिया में सबसे ज्यादा इजराइल के बाद ईरान में ही रहते हैं, और उनका सिनोगाग जो था उस पर भी इजराइल ने हमला किया। तो जायोनीवाद ने जायोनी पूजाघर जो था उस पर हमला कर दिया। तो जायोनीवाद जो है वो खतरनाक है, जियोनिज्म खतरनाक है, नेतन्याहू खतरनाक है, इजराइल खतरनाक है, जायोनी खतरनाक नहीं है। यानी कि यहूदी जो है वो खतरनाक नहीं है, लेकिन यहूदीवाद जो है वो खतरनाक है। तो ये बात ईरान भी समझ रहा है, और यही बात उन्होंने ईरान ने, जो उनका सब सरकारी टेलीविज़न है, उन्होंने इस बात को जारी भी किया और ये कहा कि भाई यहाँ के जो यहूदी हैं वो शांति के साथ और राष्ट्रभक्ति के साथ यहाँ रह रहे हैं, और इजराइल ने इसी यहूदी जो सिनेगाग है जो है उस पर हमला कर दिया। वहाँ के जो यहूदी जो पुजारी थे उसके सिनेगाग के, वो इजराइल को कोस रहे, उनका बयान जारी हुआ वहाँ खड़े होकर खंजर के सामने। तो यानी समझिए कि आपने जो आपकी कोई भी बात करते रहिए, लेकिन आपने दुनिया भर में फैले हुए जो यहूदी हैं उनके लिए एक संकट जो वो खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विस्तारवादी नीति है इसराइल की, अब उसको लेकर पहले यूरोपियन देश उससे किनारा किए हैं, और तुर्की का जो बयान आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इधर अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका भी उसको अलग थलग करने पर लगा हुआ है, अगर उसकी ईरान के साथ कोई बेहतर डील हो जाती है। बहरहाल अभी जो युद्ध विराम को लेकर जो फाइनल डील होनी है उसको वो शनिवार को होनी है, और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई नहीं गया है। ईरान का सीधे तौर पर यह कहना है कि इसका उल्लंघन हो रहा है और ऐसी शांति वार्ता का कोई फायदा नहीं है। इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान पर हमले हो रहे हैं। जब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं थोड़ी देर पहले भी ये एक बड़ा भीषण हमला हुआ, और किस तरीके से वहां संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी, WHO के अधिकारी वो वीडियो बयान जारी कर बता रहे हैं इस भयावहता को कि कैसे नागरिक ठिकानों पर इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है। हालांकि जब भी जो खबर आई थी, आपने बताया अभी कि बेरूत पर नहीं कर रहा है, लेकिन दक्षिणी लेबनान पर हमले हो रहे हैं, पर हमले उसके लगातार जारी हैं। सीधे तौर पर इजराइल अमेरिका को अब नकार रहा है, इग्नोर कर रहा है, जैसे अमेरिका ने इजराइल को नकारा है। बिल्कुल सभी जी, जैसे उसने नकारा है उसी तरीके से आगे भी नकार रहा है, और लगता ये है कि अमेरिका ने तैयारियां शुरू कर दी हैं कि इजराइल को किनारे करो, ईरान के साथ समझौता वार्ता शुरू करो। तेल चाहिए अमेरिका को, वो इजराइल नहीं देगा, वो तेल देगा ईरान, तो ईरान से समझौता करो, नमस्ते करो इजराइल को। इजराइल के चक्कर में क्यों अमेरिका को बर्बाद करना, और ये माहौल पूरे अमेरिका में बन चुका है समीर जी। इधर एक बड़ी खबर ये है, स्पेन ने घोषणा की है कि स्पेन अब तेहरान में अपना दूतावास खोलेगा। बहुत बड़ी ये तो घोषणा है। हाँ, ये बहुत बड़ी घोषणा है, जबकि इधर जो है वो जंग चल रही है। हम लोग लगातार ये बात करते रहे हैं कि ये लड़ाई किस तरीके से जो भू राजनीतिक स्थिति है उसको बदलेगी, तो ये सारी चीजें उसका एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल 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 समीर जी, ये उसका उदाहरण है किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है जी। यानी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। स्पेन जो है वो अपना दूतावास खोलेगा, और इसको लेकर जो ऑस्ट्रेलिया में ईरान की एम्बेसी है समीर जी, उसने जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं पेड्रो सांचेज, उनका एक वीडियो जो है वो जारी करते हुए उस पर लिखा है कि गेस हु इज़ नॉट इन द एपस्टीन फाइल्स। यानी अंदाजा लगाइए कि एपस्टीन फाइल में कौन नहीं, यानी जो एपस्टीन फाइल में नहीं है वो ईरान के साथ खड़ा है, और जो एपस्टीन फाइल में है वो फादरलैंड वालों के साथ भी खड़ा है और अमेरिका के साथ भी खड़ा है, क्योंकि वो वही इसी वजह से वो ब्लैकमेल कर रहा है। यानी इजराइल इसीलिए ब्लैकमेल कर रहा है। देख भी सकते हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया में जो ईरान का दूतावास है उसने एक वीडियो जारी किया है, और क्या कुछ वो कह रहे हैं। बहुत दिलचस्प बात है अमलेंदु जी, इस लड़ाई के दौरान हम लोगों ने जो देखा, ईरान के इतने लोगों की जान गई, सेना के बड़े बड़े कमांडर चले गए, सर्वोच्च नेता चले गए, लेकिन ईरान के लोगों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वहां के नागरिक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतर रहे थे, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री पूरी कैबिनेट तक वहां पर उनके साथ दिखाई पड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात, जो अलग अलग देशों में ईरान के दूतावास हैं वो किस तरीके से अपने बयान जारी कर रहे थे, ट्वीट जारी कर रहे थे, और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानबाजी थी उसका कैसे वो मजाक उड़ा रहे थे। देखते हैं
हैं कि क्या ट्वीट किया है, क्या उस छोटा सा वीडियो है, वीडियो क्लिप जो ऑस्ट्रेलिया में ईरान के दूतावास ने जारी किया है। तो ये ईरान के लोगों का मुझे लगता है कि, और ये कहा भी जा रहा है कि उनका साहस, उनका अपने सरकार और सेना के साथ खड़े रहना, ये उसकी बड़ी ताकत बनी। बाकी मिसाइल और ड्रोन ये सारी चीज़ें तो हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, मिसाइल और ड्रोन तो बाकी सारी चीज़ें हैं ही, ये बिल्कुल एकदम देखा जा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि मतलब जो ईरान है उसका अब ताकत जो है वो बढ़ती जा रही है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और उसका जो वो है मतलब समर्थन वो भी सारी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है समीर जी, ये एक तरीके से समझा जा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब ये चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात समीर जी है। तो देख लेते हैं क्या जो क्लिप जारी की है ऑस्ट्रेलिया में ईरान के दूतावास ने, क्या उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं, लड़ाई कहाँ जा रही है, किस तरीके से अब पूरे इस जो ये ईरान युद्ध है, इसमें ईरान का जो बढ़ता हुआ समर्थन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इजराइल का अलग थलग पड़ना, ये मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया की पूरी राजनीति को बदलने वाला है। मध्य पूर्व के वो देश भी जो अभी तक अमेरिका के साथ खड़े थे, और इसका मतलब कि वो इजराइल के भी साथ खड़े थे, वो भी अब अपने रिश्तों को एक तरीके से उसका पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ही उधर से भी अब कुछ इस तरह की बड़ी खबरें आने लगेंगी। हाँ बिल्कुल समझिए, आने लगेंगे। असल में वो जो है उन्होंने उस जो वीडियो था उसको डिलीट कर दिया है, और उसके अलावा जो है उन्होंने वो जारी किया है एक और, उनका मतलब चित्र लगा के अब जारी किया है। और चित्र लगा के जारी किया है, उस पर उसने लिखा है एम्बेसी ने, तो वो वीडियो हम लोग इसलिए नहीं दिखा पा रहे कि उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। और लिखा कि स्पेन के, ये क्या लिखा आप बताइए। देख लेते हैं उनका जो ट्वीट है कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने रात 10 बजे कहा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हम ईरान के तेहरान में अपना दूतावास फिर से खोल रहे हैं। हमें किसी भी जवाबी कार्रवाई का कोई डर नहीं है। तो ये पिछला वाला था जिसको वीडियो, लेकिन अब जो दूसरा ट्वीट है उसको उन्होंने जारी किया है। तो ये दिखा रहा है कि ईरान का समर्थन किस तरीके से इस पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। वो ईरान जिस पर पिछले 3-4 दशक से लगातार प्रतिबंध लगे हुए थे, बिल्कुल समझिए, जिस पर प्रतिबंध लगे हुए थे वो उसका बढ़ रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि जो सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने, वो सैंक्शंस जो है वो खुद टूटते हुए अब दिखाई पड़ रहे हैं। वो सैंक्शंस अब किसी काम के नहीं रहे, बल्कि उसकी तो एक तरह से कहा जाए बल्ले बल्ले हो गई। मतलब तेल भी उसका बिक रहा है, महंगे उस पर बिक रहा है, उसकी शर्तों पर बिक रहा है, जो जिस करेंसी में चाहता है उसमें बिक रहा है, डॉलर की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो उसका वो बढ़ता जा रहा है प्रभाव ईरान का, ये साफ तौर पर। और एक तरीके से कहा जाए अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में समीर जी ये बेनकाब होता चला जा रहा है। ये नहीं वो जारी है, अभी वो दूसरे तरीके से उन्होंने उसको पोस्ट कर दिया है जो ईरान की एम्बेसी है। उस वीडियो को वो भी हम लोग देख लेंगे, उस वीडियो को कि उन्होंने क्या जारी किया है। वो फिर से उन्होंने उसको जारी किया, मतलब वीडियो भी जारी कर दिया है पेड्रो सांचेज का। जी बिल्कुल, जिसमें लिखा हुआ है कि गेस हु इज नॉट इन द एप्स्टीन फाइल्स, कि आप अनुमान लगाइए कि एप्स्टीन फाइल्स में कौन है। देखते हैं, उसको देख लेंगे, छोटी सी क्लिप है वीडियो की। लेकिन इधर जो अमेरिका के तमाम जो सीनेटर्स हैं वो इस युद्ध को लेकर जिस तरीके से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे थे, अब ये भी कह रहे हैं कि आखिर जब ईरान को हमने इतना कमजोर समझा तो फिर हम उसको हरा क्यों नहीं पा रहे हैं, आखिर क्या बात है। बिल्कुल हरा क्यों नहीं पा रहे हो। वहाँ के जो एक समीर जी टकर कार्लसन है, जो एक रूढ़िवादी कार्यकर्ता हैं और पॉडकास्टर भी हैं, और उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया। हाँ, इस क्लिप को हम लोग देख लेते हैं जरा पूरी तरीके से, इसको फुल स्क्रीन पर, कि क्या इसमें कहा गया है, क्या दिखाया गया है। मोदी जी की तरफ। तो ये हु इज़ नॉट इन द एप्स्टीन फाइल्स, उसको जो वहाँ पर उसका कैप्शन दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये ऑस्ट्रेलिया में ईरान के दूतावास ने जारी किया है। जी आप उसका कार्लसन की बात कर रहे हैं। टकर कार्लसन वो कह रहे हैं राजा के पास कोई कपड़े नहीं है, यानी कि जो कहावत है वो राजा नंगा है, तो ये वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं टकर कार्लसन कि अगर हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है तो हम ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर सकते। हमने जो देखा है वह यह है कि हम असल में उतने शक्तिशाली नहीं हैं,
जितना हमने कहा था, और शायद उतने शक्तिशाली भी नहीं है जितना हमने सोचा था। और यह हमारे लिए बुरा है, लेकिन यह खतरनाक भी है, क्योंकि यह आक्रामकता को न्योता देता है। यानी कि अमेरिका की एक पोल खुल चुकी है कि वो शक्तिशाली नहीं है, तो अमेरिका के ऊपर अब हमले और बढ़ सकते हैं। ये खतरे की ओर चेतावनी, मतलब एक तरीके से कहा जाए, वो दे रहे हैं टकर कार्सन। और ये बता रहे हैं कि ट्रंप साहब ने नेतन्याहू को बचाने के चक्कर में जो इस युद्ध में पड़ा, और वहाँ के जो जिनको बर्खास्त कर दिया गया चीफ ऑफ स्टाफ जो थे वहाँ के सेना के, उन्होंने युद्ध से पहले ही कहा था कि ये 2-3 दिन या 2-3 हफ्ते का युद्ध नहीं है, ये 40 दिन से ज्यादा खिंचेगा, ये उसी समय उन्होंने कह दिया था। और स्थिति बहुत खराब हो सकती है अमेरिका की, ये पहले ही कह दिया था उन्होंने। और उनकी बात को नहीं माना था ट्रंप ने। और जो कारण जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने भी कहा था कि अमेरिका की 18 एजेंसीज जो है, खुफिया एजेंसीज, उन्होंने संयुक्त तौर पे कहा कि ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा है, और परमाणु बम नहीं बना रहा है, ये उसकी रिपोर्ट जो थी उसको खारिज कर दिया ट्रंप ने, और नेतन्याहू को बचाने के लिए इस युद्ध में टूट पड़े। जी बिल्कुल। और इधर अमलेंदु जी, कुछ जो अमेरिका के ही तमाम जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि ईरानी हमलों के बाद खाड़ी में अमेरिका के मिलिट्री बेस बेकार हो गए हैं, ये बिल्कुल बेकार हो गए हैं। और कई विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट आई है, और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई है, और ये सारे ज्यादातर उसमें अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ईरान के जवाबी हमलों से इतनी बुरी तरह से अमेरिकी बेस तबाह हो गए हैं कि अब उनकी मौजूदगी से फायदों के मुकाबले ज्यादा खतरे पैदा हो गए हैं। और ये कल ये जारी की गई है, और इस बेस की हालत के बारे में पहली जानकारी पिछले महीने द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी, जिससे इन्हें लगभग रहने लायक नहीं बताया गया था। वो चर्चा भी हम लोगों ने की थी। ट्रंप प्रशासन ने अभी तक हुए नुकसान की गंभीरता को स्वीकार नहीं किया है, और कह रहे हैं कि इनमें कुछ लॉजिस्टिक्स हब हैं, और ज़रूरी नहीं कि वे सक्रिय बेसों पर पेंटागन और खाड़ी देशों यानी बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर और ओमान, इन दोनों का कड़ा नियंत्रण है उन जो ठिकाने हैं। तो ये चीज़ें बता रही है कि पिछले महीने उन्होंने अपने आसमान में मिसाइलों की तस्वीरें खींचने और उनके वीडियो शेयर करने पर रोक लगा दी थी। इससे कई लोगों ने यह अंदाज़ा लगाया कि क्या इसका मकसद अमेरिका के उन बेस को बचाना था जिनसे ईरान पर हमले किए जा रहे थे। अब ये बहुत ही बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर है, और ये पहले भी ये रिपोर्ट आई थी और न्यूयॉर्क टाइम्स में ही छपी थी कि वहाँ पर, मुझे लगता है कि जब उस रिपोर्ट आई थी तब ये कहा गया था कि 16 या 13 बेस पूरी तरीके से तबाह हो गए, और अब 13 बेस, और अब कह रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी बेस हैं गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, ये बता रहे हैं। और अब वो रहने लायक नहीं रह गए, और उनको चलाना जो है वो उनको नष्ट करने से ज़्यादा बेहतर है। ये भी कहा जा रहा है कि यानी अब उनको जो है मतलब मरे हुए सांप जो है वो हो गए हैं, ये अड्डे जो हैं अब इनको ये किसी काम के नहीं रह गए अमेरिका के। और अब समझिए ये अड्डे जो हैं, ये जो खाली देश हैं, इनके लिए बड़ी मुसीबत होंगे। ये कचरा जो वहाँ होगा इनका, ये कचरा का निपटान कैसे होगा, इसको लेके अमेरिका कचरा कहाँ डंप करेगा। तो ये कचरा तो अगर समुद्र में भी डाला जाएगा समझिए, तो समुद्र को गंदा करेगा, बिल्कुल पर्यावरण को तो बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो ये तमाम सारी बातें आ रही हैं। इस बीच जो खबर है वो खबर इसी में भी बता दें कि उसी समय जो तब रिपोर्ट आई थी 13 बेस समाप्त हो गए, तभी ये थी कि वहाँ अमेरिकी सैनिक जो इन जो सैन्य अड्डे हैं यहाँ जो तैनात हैं वो वहाँ से भागे भागे फिर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जाएं कहाँ, होटल नहीं मिल रहा है उनको और परेशान हो रहे हैं, और कोई पूछ नहीं रहा है, कोई नहीं पूछा है। और बीच में तो ईरान ने कह भी दिया था कि भाई आप अगर छिपेंगे कहीं जाकर तो हम आपके ऊपर वहाँ भी हमले करेंगे जहाँ आप छिपे हुए हैं। इस बीच समझिए जो IRGC है उसने घोषणा की है कि भाई जो इस्लामिक फारस की खाड़ी के दक्षिण किनारे स्थित देशों पे जो ड्रोन और मिसाइल हमलों को अंजाम देने से स्पष्ट उसने इनकार किया। चूंकि कल ये कहा गया कि साहब वो कुछ हमले किए गए, तो उसने कहा ये लेबनान पे हमले के बाद ये कहा गया कि साहब कुवैत पे और कतर पे हमले हो, तो उसने कहा ये हमले हमने नहीं किए हैं। और उसने साफ तौर पर कहा कि युद्ध विराम के बाद IRGC ने कोई हमला नहीं किया है। और बयान में कहा गया कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान के सशस्त्र बलों ने अब
अब तक युद्ध विराम के घंटों के दौरान किसी भी देश पर कोई मिसाइल नहीं दागी है। उसने आगे कहा कि अगर मीडिया रिपोर्टें सही साबित होती हैं तो यह निसंदेह ज़ायोनी दुश्मन या संयुक्त राज्य अमेरिका का ही काम है। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो क्षेत्र को अस्थिर करने और युद्ध विराम को कमजोर करने के लिए उकसावे और झूठे झंडे वाले अभियानों को अंजाम देने के लिए कुख्यात हैं। और IRGC ने कहा कि यदि इस्लामिक गणराज्य ईरान के सशस्त्र बल किसी भी लक्ष्य पर हमला करते हैं तो वे एक आधिकारिक बयान में इसकी घोषणा करेंगे और इस्लामिक गणराज्य ईरान द्वारा दिए गए बयानों में लिखित किसी भी कार्रवाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यानी हमने कोई हमला नहीं किया, अगर हम हमला करेंगे तो हम उसकी बाकायदा सूचना पहले देते हैं और आगे हम भी सूचना हम देंगे। और ये लगातार वो करते आ रहे हैं पूरे इस लड़ाई के दौरान। अच्छा, ये खबरें पहले भी आई थी और बाद में पता भी चला, कंफर्म भी हुआ कि कई जगहों पर यानी जो अरब देश हैं, जहां जो अमेरिका के मित्र देश हैं, उन पर इजराइल की तरफ से या अमेरिका की ही तरफ से हमले हुए थे। इससे पहले भी बिल्कुल बिल्कुल इससे पहले भी हमले हुए थे, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी। और जैसे पहले तुर्की पर हमले हुए, अजरबैजान पर हुए, और IRGC ने कहा कि हमले हमने नहीं किया, फिर बाद में मालूम पड़ा कि हमले जो है वो मोसाद ने ही कराए थे। तो इसी तरीके से खाली देशों में भी कुछ जगह पे हुआ। एक जो डिसैलिनेशन प्लांट जो था, जो पानी को करता है, उस पर हमला था, वो मोसाद ने कराया। और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट पकड़े सऊदी अरब की पुलिस ने। जी हाँ, और इसीलिए कि वो हमला करने की फिराक में थे। तो ये इसका मतलब ये पकड़े गए हैं। तो ये IRGC कह रही है कि ये कर सकते हैं ताकि जो शांति वार्ता चल रही है वो भंग हो। बिल्कुल, शांति वार्ता भंग हो। और इन हमलों का इल्जाम लगा देंगे वो ईरान पर, क्योंकि लड़ाई चल रही है। लेकिन ईरान ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम हमला करने से पहले चेतावनी भी जारी करते हैं और हमले के बाद क्या कुछ हुआ है, नुकसान हुआ है हमारा या जहां हमने हमला किया है, हम उसकी जानकारी भी देते हैं। और ईरान लगातार इस तरह की जानकारी देता आया है। लेकिन युद्ध के दौरान इस तरह की जानकारी और हमलों के बाद हुए नुकसान की भी जानकारी अमेरिका और इजराइल की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन अमेरिका में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, अब उनकी रिपोर्ट्स जो बता रही हैं, वो इस तबाही की गवाही दे रही हैं कि कितना नुकसान अमेरिका को हुआ है। और इजराइल का तो हो ही रहा है, चूंकि वो लगातार पिछले 40 दिनों से ईरानी हमले को झेल रहा है। ईरान और उधर हिजबुल्लाह और हुती भी उस पर हमले कर रहे हैं। बहरहाल, अब क्या ये शांति वार्ता की जो पहल हुई है युद्ध विराम के दौरान, ये फाइनल वार्ता पर कोई मुहर लगेगी, इसको लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है, पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल अगर नहीं पहुंचता है तो इसका मतलब कि ये वार्ता नहीं हो पाएगी। देखते हैं क्या कुछ होता है, रहेगी इन सब पर नजर। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति।